हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के हिंदी विषय का कक्षा 12वीं का प्रश्न पत्र का हल। तो यहाँ पे आपको पूरे संपूर्ण प्रश्न पत्र का हल मिलेगा। प्रश्न पत्र के अंदर जो 23 प्रश्न है, सभी 23 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो एक एक करके हम यहाँ पे सारे उत्तर देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो हम आपके लिए ऐसे ही बाकी विषयों के भी प्रश्न पत्र के हल लेकर आते रहेंगे। फटाफट आप इसको नोट करते जाएं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास प्रश्न नंबर पहला है जिसमें सही विकल्प चुनने थे। तो इसमें पहले सही विकल्प का आंसर है सूर्योदय। उसके बाद दूसरा है हमारे पास, इसका आंसर है नए जीवन का उदय। तीसरे सही विकल्प का आंसर है पीढ़ी अंतराल। फिर चौथे का है 3। पांचवे का उत्तर है आचार्य भरत मुनि की और छठे का उत्तर है जुबान का पक्का होना। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 2 जो कि रिक्त स्थान का है। तो रिक्त स्थान में हमारे पास पहले में उत्तर आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरे में आएगा उमा शंकर जोशी, तीसरे में आएगा इनकोडिंग, चौथे के रिक्त स्थान में आएगा 11 बजे और पांचवे के रिक्त स्थान में आएगा साधारण वाक्य। फिर छठा है हमारे पास, यहाँ पे इसका उत्तर है चंपू और सातवें में उत्तर आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सही जोड़ी का। तो यहाँ पे सही के सामने सही आंसर लिख देना है आपको इसी क्रम में। पहले वाले के सामने आएगा पहलवान की ढोलक, दूसरी सही जोड़ी के सामने आएगा हरिवंश राय बच्चन, तीसरी सही जोड़ी के सामने आएगा यात्रा वृत्तांत, चौथे के सामने आएगा शब्द गुण, पांचवे के सामने आएगा भाषा और छठे के सामने आएगा 6 प्रकार। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी के उत्तर हो गए। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 जो कि एक वाक्य के उत्तर लिखने वाला प्रश्न है। तो इसमें पहले प्रश्न का उत्तर है प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र में एक भाषा होती है जिसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा उस राष्ट्र की संस्कृति और इतिहास को प्रदर्शित करती है। तो ये पहले का आंसर हो जाएगा। अब दूसरे का आंसर है इसी में कविता का पहला उपकरण छंद व मुक्त छंद है। उसके बाद तीसरा जो एक वाक्य का उत्तर है उसका आंसर आएगा यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा रेमजे स्कूल में पास की थी। अगला है बाबा साहेब अम्बेडकर का कथन है। पांचवे में आएगा कविता पंख लगाकर बाहर भीतर इस घर उस घर उड़ सकती है। अगला छठा आएगा राजा ने लुट्टन से कहा जीते रहो बहादुर तुमने मिट्टी की लाज रख ली। उसके बाद सातवें का आंसर आएगा दोहे को उल्टा करने से सोरठा छंद प्राप्त होता है। तो ये एक वाक्य के उत्तर थे। अब हम देखते हैं इसके बाद अगला जो 5वां प्रश्न है सत्य असत्य का, उसके आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पे पहले वाले में सत्य असत्य में आएगा सत्य, दूसरे वाले में भी आएगा सत्य, तीसरे में भी सत्य, चौथे में भी सत्य, पांचवे में आएगा असत्य और छठे में फिर से आएगा सत्य। यानी पांचवे में असत्य है, बाकी सभी यहाँ पे सत्य है। अब देखते हैं हम छठा प्रश्न। तो छठे प्रश्न में हमारे पास यहाँ पे अथवा वाले का उत्तर है। अथवा वाला जो छायावाद की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखनी थी। तो यहाँ पे 7 पॉइंट लिखे हुए हैं, इनमें से आप कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हैं। तो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं एक ही बात होती है। तो पहली व्यक्तिवाद की प्रधानता, दूसरा सौंदर्य अनुभूति, तीसरा है प्रकृति का मानवीकरण, चौथा है श्रृंगार भावना, पांचवा है नारी के प्रति नवीन भावना, छठा है जीवन दर्शन और सातवां है वंदना एवं करुणा का आधिक्य। तो आप इसमें से कोई भी 2 पॉइंट यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न यानी 7वां प्रश्न। तो 7वें प्रश्न का आंसर है हमारे पास यहाँ पे चिड़िया के बच्चे नीडों से इसलिए झांकते हैं क्योंकि उनके माता पिता लौटकर आ रहे होंगे। ये बच्चे भूखे प्यासे होंगे, उन्हें खाने की चीज़ मिलने की प्रतीक्षा होगी,
वे सारे दिन अकेले रहकर अपने माता पिता से मिलने को उत्सुक है। तो ये था 7वें प्रश्न का उत्तर। अब देखते हैं हम 8वां प्रश्न, जिसमें नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखना था। तो पहला अंतर है नाटक में अनेक अंक होते हैं जबकि एकांकी में 1 अंक होता है। और दूसरा पॉइंट है कथानक की विकास प्रक्रिया धीमी रहती है नाटक में, और एकांकी में कथानक की विकास प्रक्रिया आरंभ से ही तीव्र रहती है। तो ये था 8वें प्रश्न का उत्तर। अब देखते हैं हम अगला 9वां प्रश्न। तो 9वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पे हमारे पास है भक्तिन का वास्तविक नाम मछली लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था। लक्ष्मी का नाम समृद्धि व ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है, परंतु यहाँ नाम के साथ गुण नहीं मिलता। उसके नाम व भाग्य में विरोधाभास है। वह सिर्फ नाम की लक्ष्मी है। समाज उसके नाम को सुनकर उसकी हंसी न उड़ाए, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाती थी। तो ये था 9वें प्रश्न का उत्तर। अब देखते हैं हम 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न में हमें 10वें प्रश्न के अथवा का उत्तर यहाँ पे है। इसमें हमको 2 विशेषताएं लिखनी थी। तो पहली विशेषता है मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। घरों की बनावट में समानता पाई गई है। ज़्यादातर घरों में आंगन होता है और इसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। और दूसरी है हर घर का ईंटों से बना अपना एक स्नान घर होता था, जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ जाती थी। तो ये 10वें प्रश्न का उत्तर था। अब देखते हैं हम इसके बाद अगला 11वां प्रश्न का उत्तर। तो 11वें प्रश्न का उत्तर है, इसमें बिंब के बारे में बता रखा है। हिंदी साहित्य में कविता की एक शैली है बिंब। बिंब का अर्थ है कविता को मूर्ति रूप प्रदान करना। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा केंद्रीय अनुभवों को आधार पर निर्मित होता है। तो अगला अब हमारे पास यहाँ पे 12वां प्रश्न है। 12वें प्रश्न में अभिधा शब्द की परिभाषा बतानी थी। तो जिस शक्ति के माध्यम से प्रचलित अर्थ का ज्ञान हो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इसका उदाहरण है गाय बड़ा उपयोगी पशु है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 का उत्तर। तो प्रश्न नंबर 13 में हमारे पास यहाँ पे अथवा वाले का उत्तर है। तो इसमें भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा पूछी गई थी। तो भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा है भ्रमवश जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसका उदाहरण है समुझी तुम्हें घनश्याम हरि, नाच उठे वन मोर, पाँव महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ित जाए। तो ये था 13वें प्रश्न का उत्तर। अब देखते हैं हम 14वें प्रश्न का उत्तर। तो 14वें प्रश्न में भी अथवा वाले का उत्तर है यहाँ हमारे पास। इसमें उपसर्ग और प्रत्यय में हमें 2 अंतर लिखना है उदाहरण सहित। तो उपसर्ग सार्थक शब्द से पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है, जबकि जो प्रत्यय होता है प्रत्यय सार्थक शब्द के बाद जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है। इसका उदाहरण है प्र प्लस हार बराबर प्रहार, और प्रत्यय का उदाहरण है अमर प्लस सा बराबर अमरता। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न है हमारे पास 15वां प्रश्न। इसमें हमें मुहावरों का अर्थ बताते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहले मुहावरे का अर्थ तो है अपना हित साधना। इसका अगर वाक्यों में प्रयोग करें तो है अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग अपने मित्रों को भी धोखा देने से नहीं चूकते। अगला है दूसरा मुहावरा, इसका अर्थ है व्यर्थ मारे मारे फिरना। इसका वाक्य में प्रयोग है हमने सोचा कि पुस्तकालयों की खाक छानने की बजाय क्यों न सर्वज्ञ जी की योग्यता का लाभ उठाया जाए। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 में हमारे पास यहाँ पे रघुवीर सहाय का रचनाएं और भावपक्ष कलापक्ष लिखना था। तो इसमें रघुवीर सहाय की रचनाएं लिखी हुई है, 2 रचनाएं, सीढ़ियों पर धूप में और आत्महत्या के विरुद्ध। और भावपक्ष कलापक्ष का मतलब ये होता है
के काव्यगत विशेषताएं ही। तो यहाँ पे भाव पक्ष का मतलब आप काव्यगत विशेषताएं समझे। तो काव्यगत विशेषता या भाव पक्ष का पक्ष है यहाँ। रघुवीर सहाय ने अपने काव्य में सामान्य व्यक्ति की पीड़ा व्यक्त की है। ये साठोत्तरी काव्य लेखन के सशक्त, प्रगतिशील व चेतन संपन्न रचनाकार है। इन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलोस भाषा में कविता लिखी। हत्या, लूटपाट, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते। वे आत्मान्वेषण के माध्यम बन जाते हैं। इन्होंने कविता को एक कहानीपन और नाटकीय वैभव दिया है। रघुवीर सहाय ने बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को देखा। इनकी कविताओं की विशेषता है कि इन्होंने छोटे या लघु की महत्ता को स्वीकारा और उन लोगों व उनके अनुभवों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया जिन्हें समाज में हाशिए पर रखा जाता है। इन्होंने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत व सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। तो अगला हमारे पास यहाँ पे प्रश्न है, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं और भाषा शैली हमें लिखनी थी 17वें प्रश्न में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं अशोक के फूल और बाण भट्ट की आत्मकथा। और इनकी भाषा शैली है आचार्य द्विवेदी जी का भाषा पर पूर्ण अधिकार है। उन्होंने शुद्ध एवं साहित्यिक भाषा का ही साहित्य में प्रयोग किया है। भाषा तत्सम प्रधान है। इनकी रचनाओं में पांडित्य प्रदर्शन की उपेक्षा, सहजता व सरलता है। तत्सम शब्दावली के साथ इन्होंने तद्भव देशज, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का प्रयोग किया है। इस प्रकार उनकी भाषा परिनिष्ठित, सुसंस्कृत, व्याकरण के अनुशासन से अनुशासित, विषयानुकूल, भावुकता एवं कविता की छटा से परिपूर्ण है। द्विवेदी जी की शैली उनके व्यक्तित्व का द्योतक है। उनके साहित्य में गंभीर विषय के बीच बीच में हास्य एवं व्यंग के छींटे मिलते हैं। उनकी नाट्य शैली हिंदी साहित्य के लिए वरदान स्वरूप है। उन्होंने अपने निबंधों में विचारात्मक, भावनात्मक, व्यंग्यात्मक शैलियों को अपनाया है। अपने लेखन द्वारा निबंध विधा को सृजनात्मक साहित्य की कोटि में ला देने वाले द्विवेदी जी के निबंध व्यक्तित्व, व्यंजना और आत्मपरक शैली से युक्त है। तो अब देखते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। तो प्रश्न नंबर 20 में अथवा का उत्तर है हमारे पास यहाँ पे। तो इसमें इस पद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो ये तो है पद्यांश यहाँ पे, इसका संदर्भ अब हम देखते हैं। इसका संदर्भ है प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से उद्घृत की गई है। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन है, ये संदर्भ है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसका प्रसंग और भावार्थ है। तो प्रसंग और भावार्थ भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं इसका। तो ये यहाँ पे भावार्थ, तो आप इसको यहाँ से नोट कर लें। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 का अथवा का उत्तर है हमारे पास यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 22 के अथवा में हमें पिताजी को अपनी पढ़ाई के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए एक पत्र लिखना था। तो ये रहा वो पत्र। तो यहाँ से आप पत्र को नोट कर सकते हैं पूरे को। तो इसमें आप नोट करते जाइए यहाँ से। ये रहा वो पूरा पत्र। तो ये था वो पत्र। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 का उत्तर। तो प्रश्न नंबर 23 में हमें एक निबंध लिखना था। तो यहाँ हम स्वच्छता अभियान पे निबंध लिखेंगे। तो स्वच्छता अभियान पे निबंध में ये पॉइंट है, पहला पॉइंट प्रस्तावना। तो आप इसको नोट कर लें। और अगला पॉइंट है स्वच्छता अभियान क्या है, ये पूरा डिटेल के साथ आपको नोट करना है पूरा। तो आप इनको नोट करते जाइए यहाँ से। अगला है स्वच्छता अभियान की आवश्यकता है, फिर शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान और ग्रामीण स्वच्छता मिशन। तो इस प्रकार से अगला पॉइंट है इसका स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान। और आखिरी पॉइंट है इसका उपसंहार। तो ये था आखिरी पॉइंट उपसंहार। तो
तो इस प्रकार से ये हमारा पूरे पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ।